नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम पूरा करंट अफेयर 2023 का पढ़ने वाले हैं। जितने भी लेटेस्ट डाटा है और उसमें क्या चीज़ नहीं रहेगी मैं आपको बताने वाला हूं, और वो चीज़ कैसे कंप्लीट होगी वो भी मैं बताने वाला हूं। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर के, और स्पेशली जो अभी IBPS AFO के बच्चे मेंस देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसमें मैंने सारे लेटेस्ट डाटा को कवर किया है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ कवर नहीं मैं बता दूं आपको, इसमें फिशरीज़ के डाटा कवर नहीं है। फिशरीज़ के जो डाटा है वो कवर नहीं। क्यों नहीं है बच्चा, मैं अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं फिशरी की अलग से मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, उसके साथ मैं आपको लेटेस्ट डाटा कवर करवाऊँगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर बच्चा GI टैग नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम कम मिला, मैं इसको नहीं कर पाया। तो GI टैग में इसके नोट्स में ऐड कर दूंगा, जो आप पढ़ लेना। दूसरा, इसका जो GST है, GST एग्रीकल्चर से रिलेटेड GST, वो मैं ऐड कर दूंगा, और प्लस कुछ अदर बचा होगा तो वो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी सारा कुछ मैं इस मैराथन क्लासेस में करंट अफेयर्स में लेके आया हूँ। हाँ, इसमें अदर्थ में जो जनवरी टू दिसंबर है, कुछ IMP करंट अफेयर होगा 2023 का, वो भी मैं ऐड कर दूंगा नोट्स के अंदर अलग से। तो ये फिशरी वाला तो मैं करवाऊंगा फिशरी मैराथन के साथ। बाकी ये जो 3 टॉपिक है, GI टैग में ऐड कर दूंगा इसी नोट्स में, जो आपको नोट्स दूंगा मैराथन वाले उसमें ऐड कर दूंगा, पढ़ लेना आप। GST वाले परसेंटेज भी, जो कितना एग्रीकल्चर में कितना किन किन प्रोडक्ट के लिए कितना GST, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। प्लस जनवरी से दिसंबर 2023 का जो मंथ वाइज करंट अफेयर है वो भी मैं एक साथ कंपाइल करके ऐड कर दूंगा। बाकी पूरा करंट अफेयर, एग्रीकल्चर डाटा, हॉर्टिकल्चर डाटा, एनिमल हस्बेंड्री डाटा, जितनी भी सारी चीज़ें वो सारी हम लेके आए हैं, वो पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ बच्चा, ये स्पेशली हमारे किसके लिए मैराथन जो है वो है AFO के लिए। AFO के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देने वाला हूँ यहाँ पर कि मैंने क्या किया, जो हमारा IBPS AFO मैराथन कोर्स था, ठीक है, वो 199 रुपीज़ का था ये, ठीक है। इसको मैंने फ़िलहाल फ्री कर दिया है, ठीक है। आप ऐप पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप पे जाओगे तो ये वाला कोर्स आपको ऐप डाउनलोड करते से ही माई कोर्स में मिल जाएगा, AFO मेंस मैराथन कोर्स। इसमें मैंने डेट भी डाली जनवरी में, मतलब पहले ये कोर्स कब से मैंने कर दिया शुरू। अब इसमें 5 जनवरी से ये कोर्स मैंने शुरू कर दिया था फ्री में। एग्रोनॉमी 5 जनवरी को कंप्लीट करना था, फील्ड क्रॉप भी, जनरल एग्रीकल्चर 6 को करना था, मेट्रोलॉजी 6 को करना था, 7 तारीख को एनिमल हस्बेंड्री मैराथन है, उसकी PDF भी है साथ में, और 8 जनवरी आज 8 जनवरी है, और आज आपको करंट अफेयर कवर करना है। कौन सा? एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो मैं आज ऐड कर दूंगा इसके अंदर। वो फिर डेट डली हुई है, जैसे 9 तारीख को क्या होता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लेक कल्चर का मैराथन पड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे 9 जनवरी को आपको एक्सटेंशन का भी कंप्लीट करना है। फिशरी मैराथन 10 तारीख को आएगी, देखो यहाँ पर ना तो वीडियो है ना PDF है। 10 तारीख को मैराथन आएगी, इसके साथ मैं डाटा भी करवाऊंगा। डेयरी साइंस की 11 तारीख को आएगी, इसमें डेयरी साइंस मैं करवाऊंगा, साथ में स्वाइन हस्बेंड्री भी इसमें करवाऊंगा, मैराथन एक साथ। जितने भी सेंसस है, मतलब जो अपनी आ जाएगी इसमें, एग्रीकल्चर सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, वो यहाँ पर आ जाएगा। जेनेटिक्स प्लांटिंग की मैराथन नाबार्ड नाम और सब्सिडी में यहाँ पर कराऊंगा, साथ में नाबार्ड की रिपोर्ट भी कराऊंगा, तो ये यहाँ पर उसकी मैराथन हो जाएगी 13 जनवरी को। इंटोमोलॉजी की मैराथन ऐड होगी, सोयल साइंस की मैराथन ऐड होगी, एग्रीकल्चर इसकी मैराथन मैं इसके नोट्स दे दूंगा, इसकी मैराथन नहीं लूँगा। फॉरेस्ट्री की ऐड है, पैथोलॉजी की ऐड है, मशरूम और रिमोट सेंसिंग की मैं क्लास ले लूँगा, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। डेट डली हुई है, उस डेट के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, सीड टेक और पैथोलॉजी की ऐड हो जाएगी, हॉर्टिकल्चर की मैराथन क्लासेस ऐड हो जाएगी, इकोनॉमिक्स की ऐड है, एक्स्ट्रा नोट कुछ डले हैं यहाँ पर, ये सारे एक्स्ट्रा नोट्स आपके होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है, और ये फिर ये सारा आपको फ्री में, मतलब जो है मैंने फ्री कर दिया इस कोर्स को। और जिन बच्चों ने खरीदा भी है बच्चा, उनके लिए भी इन फ्यूचर हमेशा जब भी कोई आप मेरे से कोर्स लोगे, आपको मैं 50% ऑफ पे दे दूंगा, ठीक है। दूसरा, कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि DSSB की जो भी तैयारी करना चाह रहे बच्चा, उसका कोर्स हमारा 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। उसकी इंफॉर्मेशन भी आज रात को आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे मैराथन की ओर, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दे दी आपको, क्या है क्या नहीं है, और पूरा हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी मैराथन क्लासेस को, ठीक है। मैं इसी तरीके से पूरा इसको कवर करवाऊँगा और आपको सिस्टमेटिक मेरे साथ पढ़ते जाना है। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिनिस्ट्री की बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्री या मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो कौन कौन है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और जो हमारे कृषि मंत्री थे, कैबिनेट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनको मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा चुनाव, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है, तो नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बने हैं, ठीक। तो एक बार मिनिस्ट्री को हम ओवरव्यू कर लेते हैं, बाकी सारे सेम है, कुछ चेंज हुए, जो चेंज हुए मेन है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे जो नारायण टेटू राणे, ये MSME के मिनिस्टर है, याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द मिनिस्टर या कैबिनेट या यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME, तो ये याद रखना आपको, नारायण टेटू राणे। स्मृति अपना निर्मला सीतारमण आप जानते हो,
फाइनेंस मिनिस्टर है ना, यूनियन बजट वगैरह, हाँ यूनियन बजट भी मैं आपको उसमें ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ है बच्चा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है चेंज हो गए हैं, वो कौन है, अर्जुन मुंडा। किसको बनाया गया है, अर्जुन मुंडा को। क्यों बनाया गया, कि जो हमारे नरेंद्र तोमर साहब थे वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े हैं और विधानसभा में आ गए हैं लोकसभा से, तो उन्होंने वहाँ पर जो अपनी मिनिस्ट्री थी उससे इस्तीफा दे दिया, तो नए बनाए गए हैं अर्जुन मुंडा। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ साथ ट्राइबल अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं, ठीक है। स्मृति ईरानी वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। मनसुख मंडाविया जी जो है हेल्थ मिनिस्टर है। और देखो आप बोले सर इतने सारे क्यों ले लिए, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर, तो भैया एग्रीकल्चर से रिलेटेड है केमिकल फर्टिलाइजर। स्मृति ईरानी को वुमेन एंड चाइल्ड इसलिए लिया क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट और एक्सटेंशन के अंदर चीज़ें आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड है, या एमएसएमई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पीयूष गोयल साहब को लोगे तो ये कंज्यूमर अफेयर और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के एफसीआई से रिलेटेड है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड मिनिस्टर है, तो इनको भी यहाँ पर हमें पता होना ज़रूरी है इनके बारे में भी। ये एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान साहब। गिरिराज सिंह जो बिहार के हैं, ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर है। गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये राजस्थान के जल शक्ति मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चर्चा चल रही थी इनकी। पशुपति कुमार पारस है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर है। राजकुमार सिंह जो है ये पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मैं यहाँ पर लेके आऊँ। मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। फिर जो हमारे भूपेंद्र यादव साहब हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। सी पुरुषोत्तम रूपाला जी है, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है डिपार्टमेंट के क्या है, मिनिस्टर है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है। एफसीआई में एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था बच्चा, इसलिए मिनिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। एफसीआई की जब एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था, शायद कोल से रिलेटेड था एफसीआई में। एजीएम में पूछा होगा, नॉन टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल एग्रीकल्चर में आता, नॉन टेक्निकल में पूछा गया था कि कोल या पावर का जो मिनिस्टर है वो कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, ये हमारी मिनिस्ट्री हो गई। एक बार देख लेंगे तो चीज़ें पता चल जाएगी। अब की एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक एट ए ग्लेंस ऑल इंडिया 2000 जो लेटेस्ट जो भी हमारे पास अवेलेबल डाटा उसके अकॉर्डिंग लैंड यूज इंडिकेटर है यहाँ पर, जियोग्राफिक एरिया, और जियोग्राफिक एरिया कितना है बच्चा, 328.75, या आप 200 क्या बोल सकते हो, 329 मिलियन हेक्टेयर बोल सकते हो, ठीक है, 329 मिलियन हेक्टेयर बोल सकते हो। ये हमारा जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का। उसमें रिपोर्टेड एरिया कितना है, जो रिपोर्ट किया गया है, टोटल तो इतना है, जो किसके लैंड यूटिलाइजेशन के पर्पज से रिपोर्ट किया गया वो है 306.54 मिलियन हेक्टेयर। एरिया अंडर फॉरेस्ट की बात करो तो 71.75 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट के अंडर एरिया है, ठीक है। फिर परसेंटेज अंडर फॉरेस्ट टू रिपोर्टेड तो 23.41% है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करो तो 211.36 जो है क्या है, ग्रास क्रॉप्ड एरिया है। ग्रास क्रॉप्ड एरिया टू रिपोर्टेड एरिया मतलब कि ये जो ग्रास क्रॉप्ड एरिया टू रिपोर्टेड एरिया परसेंटेज कितना है, तो 68.95, मतलब इसी का 329 जो मिलियन हेक्टेयर एरिया है उसमें से 211 जो है मिलियन हेक्टेयर ग्रास क्रॉप्ड एरिया, तो परसेंटेज निकाल लो, है ना, 211/329 तो 68% आ जाएगा। कितना जो एरिया है जहाँ पर खेती होती है, नेट सोन एरिया जो है 139.90, 140 आप बोल सकते हो, 141 बोल सकते हो। ये डाटा कभी भी पूछा नहीं जाता जनरली, क्योंकि ये बहुत वेरी करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाता है, ठीक है। नेट शोन एरिया रिपोर्टेड एरिया 45.64% है। एरिया शोन मोर देन वंस पे जाओगे तो 71.46 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर क्वेश्चन आ जाता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बच्चा 151.08 या आप बोल सकते हो 151.1 या 152% जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया की। नेट इरीगेटेड एरिया आपका 75.46, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया 112.23, ये सारे मिलियन हेक्टेयर में डाटा है, ठीक है बच्चा। अब बात आती है खरीदी की, प्रोक्यूरमेंट मतलब राइस की जो है खरीदी की गई 22-23 में या 2022-23 में कितना लाख टन, तो 478.27 लाख टन खरीदी की गई। वीट की बात करो तो वीट की 187.92 लाख टन खरीदी की गई। न्यूट्री कोर्स सीरियल या न्यूट्री कोर्स ग्रेन की बात आ रही, वो 263,000 टन में, याद रखना कितना, 263,000 टन में है। पल्स का प्रोक्यूरमेंट की बात करो तो ये मिलियन टन में है कितना, या 1,20,131 आप बोल सकते हो, ये पल्सेस में है। ऑल सीड प्रोक्यूरमेंट की बात करो तो 47,926। कॉटन की बात करोगे तो ये लाख बेल में होता है कितना, 15, ठीक है। और जूट की बात करोगे तो जूट में आ जाएगा 0.67। अब यहाँ पर बात आती है अपनी जीडीपी की, है ना, कि जो जीवी है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है वो प्राइस पे किस पे, सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन के बेसिस पे दिया हुआ है यहाँ पर इतना,
मतलब ये डाटा नहीं पूछा जाएगा, परसेंटेज में पूछा जाता है। 3.3% जो है यहाँ पर बोला गया है सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3.3% जो है यहाँ पर है। कितना परसेंट जीडीपी का है यहाँ पर, जीडीपी आपसे पूछी जाती है ना, जीडीपी कितना है, तो आप बोलोगे 18.3%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 19% हो गई है। 18.3% है जीडीपी एग्रीकल्चर की। अगर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन का पूछा जाए तो 19%, बाकी नॉर्मली पूछा जाए तो 18.3%। और मैं आपको पीआईबी की रिपोर्ट भी दिखा दूंगा अभी, ठीक है। टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, तो 12% टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट कितना हो रहा है, तो 5% बच्चा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंपोर्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट परसेंटेज याद रखना है, एक्सपोर्ट कितना 12%, इंपोर्ट कितना 5%, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि टोटल नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 118.8 मिलियन जो कल्टीवार्स थे इंडिया के अंदर। अब क्योंकि 2021 जो सेंसस है वो हुआ नहीं है, जब भी आएगा डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर कितने हैं, 144.3 मिलियन हेक्टेयर, क्लियर है। परसेंटेज ऑफ शेयर एग्रीकल्चर का कितना है, लगभग 54%। ये बोला जाता है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर के अंदर लेबर का वेटेज हम बोल सकते हैं, लेबर जो है मजदूर है वो कितना परसेंट है, तो लगभग 50%, 50% जो है वो कितने हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं इंडिया के अंदर, आप बोल सकते हो, जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले। मार्जिनल होल्डर्स कितने हैं, ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल होल्डर जो है 68% है। स्मॉल होल्डर जो है ना, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन उसको मार्जिनल, 1 से 2 हेक्टेयर उसको स्मॉल हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फार्मर बोलते हैं, जो 17.62% है। और उसके अबाव 2 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले कितने हैं, 13.93%, ठीक है। पॉपुलेशन एग्रीकल्चर वर्कर की बात की गई तो ये 2011 का डाटा बच्चा यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो 2011 सेंसस का डाटा है, क्योंकि अभी वर्तमान वाला जनगणना हुई नहीं है, तो यही वाला डाटा हमारा काम आएगा। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो कितना है, ये 54.6%। एग्रीकल्चर लेबर 54.9, कल्टीवार्स कितने हैं, 45.1, और आप टोटल करोगे 54.6%, मतलब 50% जो है, या 55% भी। अभी जो एग्जाम हुई थी एमपी में उसमें 55% दिया था, तो क्योंकि ये 54.6 या 54.9 55% के बराबर है, तो एग्रीकल्चर लेबर जो है लगभग 55% के आसपास जो है आप मान सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पर जो करंट बेसिस पे जो जीडीपी की बात की गई है, तो मैंने बताया 2022-23 में कितना 18.3%, ठीक। लेकिन फर्स्ट अभी 2024 चल रहा है, तो 23-24 के अकॉर्डिंग जो पहला एडवांस एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग 19% हो गया, ये याद रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो सारा क्रॉप का कितना, लाइव स्टॉक ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एग्रीकल्चर का जनरली पूछा जाता है, तो 18.3% है। और उसकी ये आप रिपोर्ट देख सकते हो, किसकी, पीआईबी की। ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसमें दिया गया है 2022-23 का कितना 18.3% और 3.3% का क्या यहाँ पर ग्रोथ हुई थी। लेकिन अगर 2023 का आपसे पूछ लिया जाए, 2023 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन का, तो 19% है। अगर ऑप्शन में 18.3 ना हो तो 19% आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, ग्रोथ इन ग्रॉस वैल्यू एडेड इन करंट बेसिस पर छोड़ देना, इसको कोई मतलब नहीं। कितनी हुई है ग्रोथ, वो हमने पढ़ लिया, 3.3% की ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में, ठीक है। चलिए, हाँ, ये भी छोड़ देना, कोई काम का नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं सेस की जो रिपोर्ट है ना, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे की रिपोर्ट आई थी 2021 में, और ये सर्वे कब हुआ था, ये आप देख सकते हो, जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 में। और इसकी रिपोर्ट जो है 2021 में हमें मिली थी। उसके अकॉर्डिंग जो है एवरेज मंथली इनकम जो है वो कितनी है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, कि जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, जो किसान है, जो एग्रीकल्चर जो करता है, उसकी मंथली एवरेज इनकम कितनी है। तो ये बच्चा बढ़कर, क्योंकि ये जो असेसमेंट हुआ था, इसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी पहले, मतलब असेसमेंट हुआ था 12-13 में, 14 में रिपोर्ट आई थी। उसके बाद अब 2021 में रिपोर्ट आई है, तो लगभग 6-7 साल बाद हुआ है। तो पहले कितनी थी, 6,426। अब जो इनकम बढ़कर कितनी हो गई, 10,228। तो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की आपसे इनकम पूछी जाए कि एवरेज इनकम कितनी है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, तो 10,228 एग्रीकल्चर जो है हाउस होल्ड की इनकम है, टोटल इनकम। और यहाँ पर क्राइटेरिया कर दिया है, वेजेस से कितनी आ रही है, लीजिंग आउट ऑफ लैंड, मतलब लीजिंग आउट मतलब लीज पर देने पर कितनी आ रही है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन से कितनी आ रही है, फार्मिंग ऑफ एनिमल से कितनी आ रही है, नेट फ्रॉम द नॉन फार्म बिजनेस से कितनी आ रही है, इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो टोटल कितनी है, 10,218 रुपये पर मंथ जो है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की एवरेज इनकम है, जो पहले कितनी थी, 6,426। अच्छा, अब इसमें यह भी पूछा जाएगा किस स्टेट में कितनी है, ठीक है, किस स्टेट में कितनी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा, मेघालय में 29,338, सबसे ज़्यादा
जो एवरेज इनकम किस राज्य की है, तो मेघालय की है 29,348 रुपये। उसके बाद पंजाब की है 26,701, हरियाणा की है 22,841। और वो जो दी गई इंडिया की एवरेज एग्रीकल्चर होल्डिंग मंथली इनकम 10,218, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मेघालय में, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। बात करते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्टेटस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2021-22 का फाइनल डाटा लेके आया हूँ, 2022-23 का फाइनल डाटा लेके आया हूँ और 2023-24 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन भी लाया हूँ, क्योंकि अभी 2023-24 का पहला फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन आ चुका है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कितना है। वो सिर्फ किसका आया है, खरीफ सीजन का है। किसका आया है, सिर्फ खरीफ सीजन का आया है। ठीक है, अब ये सारे डाटा है बच्चा, मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनना है और बस पढ़ना है। ठीक है, मैं नोट्स भी देता था तो शायद आपका काम हो जाता, लेकिन एक बार बोलूँगा आप सुनोगे तो याद हो जाएगा, है ना। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, 4 एडवांस एस्टिमेशन होते हैं, देन फाइनल होता है, हर 3 से 4 महीने में होते हैं ये एस्टिमेशन। टारगेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो एस्टिमेशन यहाँ पर आ रहा है 23-24, एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर क्या है, जुलाई से जून, है ना, 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है ये। ठीक है, इन्होंने टारगेट सेट किया था 2023-24 का कि 332 मिलियन टन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 332 मिलियन टन 23-24 का टारगेट है। 23-24 का टारगेट है, तो अभी 23-24 में तो पहला एडवांस एस्टिमेशन चल रहा है, तो 21-22 का फाइनल एडवांस एस्टिमेशन में आप जाओगे और 22-23 के फाइनल एडवांस एस्टिमेशन। हालांकि 21-22 का भी पूछा जा सकता है, 22-23 का भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन बहुत कम पूछा जाएगा। तो ये दो तो आपको करेक्ट याद होना चाहिए। इसमें सबसे मेन चीज़ याद होनी चाहिए आपको, टोटल फूड ग्रेन कितना है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप जाओगे, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे आप जाओगे तो कितना है बच्चा, 21-22 के अकॉर्डिंग 315.61 मिलियन टन। ठीक है, 21-22 और 22-23 के अकॉर्डिंग 329.68 मिलियन टन। और 2023-24 में कितना टारगेट रखा इन्होंने, 332 मिलियन टन का टारगेट इन्होंने रखा है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसमें अब फूड ग्रेन के अंदर क्या आता है, सीरियल आती है और पल्सेस आती है ना। फूड ग्रेन के अंदर क्या आता बच्चा, सीरियल आती है और पल्सेस आती है। तो पल्सेस का टोटल 21-22 में 27.30 मिलियन टन और 22-23 में 26 देखो कम हुआ है, 26.05 मिलियन टन। ठीक है, अब इसमें से ये वाला डाटा माइनस कर दोगे, ये वाला, तो आपका सीरियल आ जाएगा 228.31 मिलियन टन 21-22 में, 22-23 में 303.63 मिलियन टन। ठीक है, अब सीरियल में आपकी जो राइस है, वीट है, मेज है, श्री अन्ना है, श्री अन्ना मतलब वो कोदो कुटकी आ जाएगा, न्यूट्री सीरियल, न्यूट्री कोर्स सीरियल में अपना जो है ज्वार बाजरा आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको और क्लासीफाई कर दिया है कि भाई सीरियल्स के अंदर मेजर जैसे राइस का कितना एस्टिमेशन हुआ फाइनल, तो 129.47 मिलियन टन और 22-23 में 135.75 मिलियन टन। जनरली आपको राइस और वीट का याद करना ही करना है, जनरली राइस और श्री अन्ना का जरूर करना बच्चा। अभी इस पर बहुत काम चल रहा है, इस पर बहुत काम चल रहा है, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 मनाया अपन ने, तो श्री अन्न पे जरूर याद रखना, इसका डाटा जरूर याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल सीरियल प्रोडक्शन, टोटल आपको पल्सेस याद रखना है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है टोटल ऑयल सीड, टोटल ऑयल सीड आपका 35 था 21-22 में, 22-23 में 41.35 मिलियन टन हो गया। उसके बाद कॉटन का भी याद रखिए 33, यहाँ हो गया 33.66, जूट मेस्टा 10 था, ये हो गया 9.39, कम हुआ है। कितना, 170 केजी का एक बेल होता है, यहाँ पर 180 केजी का एक बेल होता है। शुगर केन जरूर याद रखना, शुगर केन पूछा जाता है, 21-22 में 439.42 मिलियन हेक्टर था और 22-23 में ये हो गया 490.53 मिलियन टन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन 2023-24 का आ गया है, खरीफ क्रॉप का, सिर्फ खरीफ का आया है, क्योंकि रबी सीजन तो अभी चल रहा है, रबी सीजन तो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, उसका जब भी आएगा है ना एडवांस एस्टिमेशन, तो वो भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखो लाख मेट्रिक टन में दिया है, इसको कन्वर्ट करते हैं 148.56 मिलियन टन, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, 100 आगे बढ़ा दोगे तो फूड ग्रेन टोटल खरीफ क्रॉप का है। ठीक है, याद रखना खरीफ का है सिर्फ 148.56 मिलियन टन, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन ऑफ 2023-24। ठीक है, इसमें राइस आपका आ जाएगा 106.31 मिलियन टन, मेज आ जाएगा आपका 22.48 मिलियन टन, तूर छोड़ दो, मूंग उड़द ये सब छोड़ देना, ऑयल सीड ले लेना आपका 21.53 मिलियन टन। ठीक है, शुगर केन आ जाएगा आपका 434.79 मिलियन टन।
ठीक है। कॉटन है, जूट है, आपका खरीफ न्यूट्रीकोर्स सीरियल आ जाएगा और श्री अन्ना आ जाएगा 126 दशमलव या फिर आप बोल सकते हो 12.65 मिलियन टन। ठीक है, ये जरूर याद रखना श्री अन्ना वाला 2021-22 का भी, 22-23 का भी और 23-24 का भी। ठीक है, ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन। ठीक, तो ये लाख मेट्रिक टन से मेट्रिक टन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये था आपका क्या, एडवांस एस्टिमेशन फाइनल 21-22 का, 22-23 का फाइनल और 2023-24 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन। जो डाटा आपको याद रखना मेजर जैसे जनरली फूड ग्रेन का पूछा जाता है, पल्सेस का, टोटल सीरियल का और ऑयल सीड का, शुगर केन का, कॉटन का और जूट का, इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लीडिंग स्टेट इन एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप 2023-24। ठीक है, चलिए टोटल फूड ग्रेन में आपका यूपी फर्स्ट नंबर पर है एरिया में। यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है, याद रखना ये एरिया वाला डाटा है, ये एरिया, ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्टिविटी। एरिया की बात करो तो फूड ग्रेन में, टोटल फूड ग्रेन में यूपी फर्स्ट नंबर पर है, एमपी आपका सेकंड नंबर पर है, राजस्थान थर्ड नंबर पर है एरिया में। प्रोडक्शन में भी बात करो तो प्रोडक्शन में आपका फर्स्ट नंबर यूपी है, सेकंड नंबर पर एमपी है, लेकिन तीसरे नंबर पर पंजाब आ जाता है राजस्थान की जगह। राजस्थान एरिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर पंजाब आ जाएगा। मेनली आपको फर्स्ट सेकंड याद रखना, जनरली फर्स्ट भी याद रख लोगे तो चलेगा। टोटल फूड ग्रेन में फर्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश है, एरिया में और प्रोडक्शन दोनों में, ऐसे याद रख सकते हो। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो यूपी है, एरिया प्रोडक्शन दोनों में। ठीक है, क्रॉप के साथ याद कर सकते हो। क्रॉप के साथ इसीलिए मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है। प्रोडक्टिविटी जनरली नहीं पूछी जाती है, सारी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, राइस की बात करोगे तो राइस का एरिया में जो है यूपी पहले नंबर पर है, लेकिन प्रोडक्शन में पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है, ये याद रखना। यहाँ पर चेंज है, कैसे याद रखोगे, राइस में एरिया में यूपी पहले पर है, प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल पहले पर है। ठीक है, राइस में एरिया में सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है और प्रोडक्शन में यूपी सेकंड नंबर पर है। ठीक है, इस तरीके आ सकते हैं, यूपी वेस्ट बंगाल यूपी। ठीक है, और ये प्रोडक्टिविटी दी हुई है। वीट की बात करो तो वीट पहले नंबर पर है, एमपी दूसरे नंबर पर है और पंजाब तीसरे नंबर पर है एरिया में। प्रोडक्शन की बात करोगे तो यूपी पहले पे है, एमपी दूसरे पर है, पंजाब तीसरे पे, तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है। यूपी एमपी पंजाब वीट में एरिया और प्रोडक्शन दोनों में है। ठीक है, यूपी एमपी पंजाब वीट में एरिया और प्रोडक्शन दोनों में सेम है। मेज में आपका पहले नंबर पर कर्नाटक है, तो यहाँ पर भी मेज में पहले नंबर पर कर्नाटक है। इनका पहले नंबर ही याद कर लेना। सोयाबीन में एरिया में पहले नंबर पर एमपी है, लेकिन प्रोडक्शन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर है एमपी में, महाराष्ट्र में इसका रबका ज़्यादा होने की वजह से ये पहले नंबर पर पहुँच गया प्रोडक्शन में, लेकिन एरिया एमपी के पास ज़्यादा है। रेपसीड मस्टर्ड में पहले नंबर पर राजस्थान एरिया में और प्रोडक्शन में भी राजस्थान पहले नंबर पर। इस तरीके से याद रखते हो, जिनका सेम है उनका सीधे याद रख सकते हो। रेपसीड मस्टर्ड, रेप से आप याद रख सकते हो, रेपसीड आर से शुरू हो रहा तो राजस्थान और रेपसीड। सोयाबीन में एमपी महाराष्ट्र में जनरली ज़्यादा सोयाबीन होती है, तो एमपी में एरिया ज़्यादा है, महाराष्ट्र में प्रोडक्शन ज़्यादा है। मेज कर्नाटका दोनों है। वीट में आपका यूपी मध्य प्रदेश पंजाब, यूपी मध्य प्रदेश पंजाब है। राइस में उल्टा हो जाएगा, यूपी वेस्ट बंगाल एरिया में और वेस्ट बंगाल यूपी प्रोडक्शन में। ऊपर तो यूपी एमपी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में आप याद रख सकते हैं। ग्राम की बात करो तो दोनों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। ठीक है, ये भी पहले नंबर पर, ये भी पहले नंबर पर। आरआर की बात करो तो यहाँ पर कर्नाटक पहले नंबर पर है और यहाँ पर महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। मतलब कर्नाटक महाराष्ट्र कर्नाटक ऊपर नीचे है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर एरिया पूछा तो और प्रोडक्शन पूछा तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई कर्नाटक पहले था महाराष्ट्र पहले था। ठीक है, इनको अच्छे से देखना। लेंटिन में तो एमपी है। टोटल पल्सेस में राजस्थान एरिया में पहले नंबर पर है, लेकिन मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में पहले नंबर पर। सारी दालों में टोटल सभी दालों को मिलाकर अगर बात करें तो एरिया राजस्थान में ज़्यादा है और प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। टोटल न्यूट्री या कोर्स सीरियल, मतलब जो अपना ज्वार बाजरा है, उनकी बात करें दोनों उनको मिलाकर राजस्थान पहले नंबर पर है एरिया में, और उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पर है। किसमें? कोर्स सीरियल के अंदर। ग्राउंड नट में गुजरात और गुजरात, एरिया प्रोडक्शन दोनों में कौन है? गुजरात है। ठीक है बच्चा। ऑयल सीड की बात करो तो ऑयल सीड का एरिया तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन जो है राजस्थान में ज़्यादा है। ठीक है। कॉटन का एरिया महाराष्ट्र में ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन जो है गुजरात में। ये चेंज हो गया, पिछली बार महाराष्ट्र ही था, यहाँ पे ये चेंज हो गया अब। ठीक है, कॉटन का याद रखना, महाराष्ट्र एरिया में, और उत्पादन की बात करो तो गुजरात पहले नंबर पर। शुगर केन तो यूपी आ जाएगा। टोबैको में भी आपका गुजरात पहले नंबर पर है। सनफ्लावर में आपका कर्नाटक एरिया प्रोडक्शन दोनों में। जूट और मेस्टा दोनों में वेस्ट बंगाल, क्योंकि जूट की तो मोनोपोली है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो दोनों में वेस्ट बंगाल ही आएगा। बाजरा राजस्थान आ जाएगा। ज्वार में महाराष्ट्र आ जाएगा,
और टोटल फूड ग्रेन बता ही चुका हूँ, यूपी 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 एमपी यूपी एमपी आ जाएगा, डबल से रिपीट हो गया हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप की बात हो गई। ठीक है बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अभी कॉटन कॉर्पोरेशन वाली एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था, कॉटन का ही पूछा गया था। ठीक है, लीडिंग स्टेट इन एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अब फ्रूट की बात करें तो फ्रूट का एरिया महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इनका, एरिया महाराष्ट्र में है और प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में। मैंगो की बात करो तो मैंगो का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, एरिया आंध्र प्रदेश और उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में है। बनाना आंध्र प्रदेश में एरिया, लेकिन उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में है। वेजिटेबल का एरिया वेस्ट बंगाल में है, लेकिन उत्पादन में यूपी आगे निकल गया है, ये याद रखना। ठीक है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि वेजिटेबल वेस्ट बंगाल में, एरिया प्रोडक्शन दोनों में आ गया, लेकिन नहीं, प्रोडक्शन में यूपी आगे निकल चुका है वेजिटेबल में। टोमेटो मध्य प्रदेश में एरिया ज़्यादा है और उत्पादन भी ज़्यादा है। पोटैटो यूपी एरिया प्रोडक्शन में दोनों में। फ्लावर की बात करो तो यहाँ पर तमिलनाडु में एरिया सबसे ज़्यादा है फ्लावर का, और उत्पादन भी तमिलनाडु में ही होता है फ्लावर का सबसे ज़्यादा। स्पाइसेस में एमपी, ये क्वेश्चन आज टेलीग्राम पर बच्चे डिस्कस कर रहे थे। ये क्वेश्चन बच्चे टेलीग्राम में जो हमारे टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन डालते हैं टीचर, उन्होंने क्वेश्चन डाला था कि स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन या एरिया कहाँ पर है, तो वो बच्चे केरला बोल रहे थे, लेकिन केरला में नहीं है, मध्य प्रदेश में एरिया है, उत्पादन भी मध्य प्रदेश में ही होता है। देखो टॉप 3 में केरला का नाम नहीं है, क्यों नहीं बच्चा, आप जानते हो कि जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर गार्लिक जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर उत्पादन होता है। किसका, लहसुन का, गार्लिक का। गार्लिक के उत्पादन होने की वजह से केरला पीछे हो जाता है स्पाइसेस में। ठीक है, तो याद रखना। एरोमेटिक और मेडिसिनल की बात करो तो राजस्थान। प्लांटेशन की बात करो तो कर्नाटक आ जाएगा पहले नंबर पर और केरला सेकेंड नंबर पर। ठीक है, याद रखना, कर्नाटक पहले नंबर पर है प्लांटेशन में। टोटल हॉर्टिकल्चर में आपका कर्नाटक एरिया में और यूपी में प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल हॉर्टिकल्चर में। क्लियर है बच्चा। फिर बात करते हैं हाईएस्ट इन एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप। टोटल हॉर्टिकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा, मतलब हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं किसकी, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, इन सबको मिलाकर जो 6-7 ब्रांचेस है ना इसकी, फ्रूट है, वेजिटेबल है ना, और आपका फ्लावर है, स्पाइसेस है, प्लांटेशन है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट है। इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो वेजिटेबल का है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी वेजिटेबल का होता है, प्रोडक्टिविटी भी वेजिटेबल की सबसे ज़्यादा है। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, मैंगो का है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, बनाना का है। एरिया मैंगो का ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन बनाना का होता है। वेजिटेबल में सेम है, एरिया भी पोटैटो का ज़्यादा है और उत्पादन भी पोटैटो का ज़्यादा होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट आपको सुनना है और समझना है। हॉर्टिकल्चर का एडवांस एस्टिमेशन की बात करें तो 2021-22, 22-23 और 22-23 का सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन लिया है। एरिया मिलियन हेक्टेयर में 21-22 में होगा तो 28.04 था। प्रोडक्शन इसका 347 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल फूड प्रोडक्शन, इसमें फ्रूट प्रोडक्शन 107 था, वेजिटेबल प्रोडक्शन 209 था। 22-23 में आओगे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन, क्योंकि ये थोड़ा लेट चलता है ना, क्योंकि ये 4-5 महीने में तो फसल आती नहीं ना। तो 22-23 की बात करें तो 28.28 हो गया और 350 मिलियन हेक्टेयर क्या हो गया, इसका प्रोडक्शन हो गया। सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन किया तो 28.12, एरिया क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन उत्पादन बढ़ गया, 351.92 हो गया। उसमें फ्रूट 108 है और वेजिटेबल 212 मिलियन हेक्टेयर है। ये किसका है, हॉर्टिकल्चर का। फाइनल पूछा जाए 21-22 का तो ये आएगा, 22-23 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन में ये आएगा और 22-23 का सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन पूछा जाए तो ये डाटा आएगा। ठीक है, चलिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य के आधार पर ही सरकार जो है चुनाव के समय कई सारी घोषणा करती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बोल दिया कि धान 3100 बिकेंगे, मध्य प्रदेश में बोल दिया कि गेहूँ 2700 रुपये या 3100 रुपये बिकेंगे, है ना, हम कर देंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और याद रखना कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कौन जो है CACP इसको लेके आया था। कौन लेके आया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नाम था उसका। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नाम था इसका, कब, 1965 में। ठीक है, एग्रीकल्चर कमीशन नाम था इसका, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नाम था 1965 में, जब इसको बनाया गया था CACP को। फार्मर को एश्योर करने के लिए कि भाई आपकी जो क्रॉप है इतने रुपए में तो बिचेगी ही बिचेगी। ठीक है, इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपको दिया जाएगा ही दिया जाएगा। ठीक है,
अब इसको, ये जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है, इसको 1985 में नाम बदल कर दिया CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसको रिकमेंड किसके द्वारा रिकमेंड की गई थी ये कमेटी? LK झा के द्वारा ये रिकमेंड की गई थी ये कमेटी। गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है, याद रखना, MSP को और FRP को। FRP सिर्फ शुगर केन के लिए होता है, याद रखना, है ना। FRP सिर्फ शुगर केन के लिए होता है, क्या? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो यहाँ पर पॉलिसी बनाता कौन है? CACP बनाता है, ठीक है। बनाएगा कौन? रिकमेंड कौन करेगा? CACP। CACP जो है MSP को रिकमेंड करता है। अनाउंस कौन करता है? गवर्नमेंट की एक कमेटी है CACP, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री जी। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP, और ये कमेटी है, ये अप्रूव करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अप्रूव कर देती है कि हाँ भैया अनाउंस कर दो MSP इतना। रिकमेंड कौन करती है? CACP अनाउंस करती है अपना कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुआ था 1965 में। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है? सोइंग के से पहले, ठीक है, सोइंग सीजन के पहले। भैया जैसे मान लो कि अब सोइंग होने वाली है जुलाई में मानसून आता है और सोइंग करते हैं, तो उसके पहले जून में या मई में अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, खरीफ सीजन की। रबी की जो है वो अगस्त सितंबर में हो जाती है। केरला इंट्रोड्यूस MSP फ्रूट। अब जो केरला है उसने 16 कमोडिटी के लिए, 16 कमोडिटी किसकी? फ्रूट एंड वेजिटेबल के MSP इंट्रोड्यूस कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है अपने अपने लेवल पर जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए फार्मर्स के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए केरला में 16 कमोडिटी मतलब 16 फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए MSP डिक्लेयर कर दिया केरला में। ये याद रखना, ये अलग पॉइंट है। टोटल आप देखोगे तो 23 क्रॉप है। 12 तो आपका मैंडेट क्रॉप हो सकता है जो MSP में आएगा, और एक शुगर कैन जो FRP में आता है, ठीक है। चलिए, क्रॉप अंडर MSP जो हमने बात की थी 23 क्रॉप, आप देख सकते हो। 7 इसमें सीरियल है। कितनी पूछा जा सकता है? 7 तो सीरियल है, 5 पल्सेस है, 7 ओलसीज है और 6 कमर्शियल क्रॉप है, कपड़ा, शुगर कैन, कॉटन और अजूट, ठीक है। शुगर केन FRP में आ जाएगा, या 4 कर दी मैंने, शुगर केन FRP में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर आपको 23 क्रॉप मिल जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 2023-24 का खरीफ सीजन का क्या है वो देख लो, है ना, पूछा जा सकता है, स्पेशली आपको पेडी का जो है वो 2183 कर दिया गया। किससे? 2040 से। कितना बढ़ाया? 143 रुपये बढ़ाया गया। पेडी का जो समर्थन मूल्य था वो 2040 था, वो बढ़ाकर 22-23 में 2183 कर दिया, 143 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है। ये ग्रेड वाइज है। फिर ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुअर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सब पे बढ़ाया गया। ये पैसे बढ़ाए हुए पैसे हैं, इतने इतने पैसे बढ़ा दिए। और नया वाला ये है। सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो बाजरा पर जो है मार्जिन अब दिखेगा, सबसे ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर बाजरा पर दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सारी पढ़ लेना। रबी क्रॉप की MSP 2024-25 की, क्योंकि अभी रबी सीजन चल रहा है तो इसकी MSP अनाउंस हो चुकी थी पहले ही। वीट की कितनी? 2275 कर दी गई, पहले कितनी थी? 2125, 150 रुपये बढ़ा दिए गए वीट पे ऊपर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ग्राम 5440 कर दिए, 105 रुपये इस पर बढ़ाए गए, पर केजी पे बढ़ाए गए, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1.5 गुना के बेसिस पर दिया जाता है। और ये कैसे दिया जाता है बच्चा? ये जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग यही था इसमें कि फार्मर की जो कॉस्ट आती है उसका 1.5 गुना MSP आपको देना रहता है, लेकिन उतना देती नहीं है गवर्नमेंट, है ना। A1, A2, A3 क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। कुछ चेयरमैन है, हेड है, प्रेसिडेंट है अलग अलग इंस्टीट्यूट के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट्स हम बोल सकते हैं कि किसको कहाँ पर अपॉइंट किया गया, कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ नहीं हुए। ICR स्थापना आपको पता ही है 16 जुलाई 1929। इसके प्रेसिडेंट मतलब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा साहब को बना दिया है। और उसके DG जो है, DG किसको बना दिया? हिमांशु पाठक साहब को। पहले कौन थे? त्रिलोचन महापात्रा थे, ठीक, उनकी जगह बना दिया गया हिमांशु पाठक साहब को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एपेडा की बात करें तो एपेडा कब बना है? 1986 में, 1986 में बना है। अभिषेक देव ये चेंज हुए हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एक बार फिर भी इसको चेक कर लेना, है ना, मैंने चेक किया है पूरा इसको, है ना, एक बार, पर फिर भी अपने लेवल पर एक बार चेक कर लेना इसको। CACP के 1965 में इसकी स्थापना हुई, 1985 में नाम चेंज किया गया था। इसके प्रेसिडेंट विजय पाल साहब है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इक्रिसेट 1972, ये डॉक्टर जैकलिन, है ना, डिरोज ह्यूज, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर राइट्स 2001 में आया। त्रिलोचन महापात्रा को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। ये पहले ICR के थे, अब इनको इसका बना दिया। ये भी न्यू दिल्ली में है। मैनेज जो अपना एक्सटेंशन है
ये 1987 करना है यार, मैनेज बना था 1987, नोट्स में मैं सुधार दूंगा, ठीक है। 1987 ये डॉक्टर पी चंद्रशेखरा इसके कौन है, हेड है, चेयरमैन है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को बना। क्यू डेंग्यू इसके क्या है, चेयरमैन है, और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। नाफेड की बात करें 2 अक्टूबर 1958 को बना। विजेंद्र सिंह इसके चेयरमैन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1970 में बना। ललित कुमार गुप्ता इसके चेयरमैन है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एनडीडीबी 1965 में बना, पहले चेयरमैन थे वर्गीस कुरियन साहब, अभी मनीष शाह है, आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई 1935 शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये सारा मैंने एक लिस्ट बना दी एक जगह पर ताकि याद करने में आसानी रहे। एनडीआरआई 1923 में बना। डॉक्टर आरआरबी सिंह इसके चेयरमैन है, करनाल में इसका हेडक्वार्टर है, पहले कहाँ था, बेंगलोर में। क्रिप्को 1980 में बना। चंद्रपाल सिंह इसके हेडक्वार्टर है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, नोएडा गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड है ना, नहीं, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड 1981 में बनाए, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। प्रभात कुमार इसके चेयरमैन है, कोची में इसका हेडक्वार्टर है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया 1942 में बना, चेयरमैन इसके एमजे दिनेश है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। रबड़ बोर्ड 1947 में बना। सावर सिंह या सावर धनेनिया इसके क्या है, चेयरमैन है, और केरला में इसका हेडक्वार्टर है। सिल्क बोर्ड 1948 में बना। श्री के बहुत बड़ा नाम है, हनुमंथरायप्पा, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। IRI 1905 में AK सिंह, अशोक कुमार सिंह इसके चेयरमैन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया इसने, पहले प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना जो चलती थी उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया। चेयरपर्सन इसके नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी, CEO इसके सुब्रमण्यम साहब है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ASRB 1973 में बना। संजय कुमार सिंह इसके क्या है, हेड है, चेयरमैन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है बच्चा। बात आती है यहाँ पर नाबार्ड की, आपको पता ही है, ओह सॉरी ये चेंज नहीं हुआ यार, नाबार्ड के जो चेयरमैन, इसको मैं नोट्स में चेंज कर दूंगा, इसका चेयरमैन है KV साजी, ठीक है, कौन है, KV साजी इसके चेयरमैन है, किसके, नाबार्ड के, KV साजी, नवंबर दिसंबर में बनाए गए शायद 2022 में शायद। KV साजी इसके चेयरमैन है। FCI की बात करो तो अशोक कुमार मीना है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की बात करो तो अजय बंगा को बनाया गया, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो जहाँ जो रह गया उसको मैं नोट्स में करेक्ट कर दूंगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, देखो बच्चों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मतलब हर जिले में एक उत्पाद को विशेष दर्जा देना, ठीक है। एक जिले में एक उत्पाद को एक विशेष दर्जा या विशेष पहचान देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लाया गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, सबसे पहले यूपी में आया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, यूपी में 2018 में, आप बोल सकते हो कब, यूपी में 24 जनवरी 2018 को आया था ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है फूड प्रोडक्ट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में। अब उत्तर प्रदेश में ये सक्सेसफुल रहा, जब ये सक्सेसफुल रहा तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अब ये योजना चलती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलती है तो इसमें सेंट्रल और स्टेट का जो है सीधी सी बात शेयर रहेगा, तो इसमें 60% और 40% सेंट्रल और स्टेट का शेयर रहता है, 60-40 का शेयर रहता है सेंट्रल और स्टेट का, ठीक है। सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने इसको लाया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर ये आती है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि किसी एक प्रोडक्ट को उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रमोट करना, उसको अलग पहचान दिलाना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब प्रमोट करना, सीधी सी बात है, किसी एक प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट, ये सेंट्रल और स्टेट का जो शेयर है 60-40 रहेगा। अब कुछ प्रोडक्ट है जैसे जिनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर लाया गया है, जैसे अमृत फल, आंवला पाउडर जो होता है उसको अमृत फल बोला गया है। ये कहाँ का, गुड़गांव हरियाणा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के लिए ये क्या है, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। कोटा राजस्थान में आप जाओगे तो कोरी गोल्ड, जो कोरिएंडर पाउडर होता है उसको कोरी गोल्ड के नाम से यहाँ पर ब्रांड नेम, जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा, ये दिल्ली बैग्स, ये गेहूं के बिस्किट आते हैं, तो इसको दिल्ली का एक ब्रांड बनाया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मधु मंत्रा जो शहद है उसको एक ब्रांड बनाया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो कश्मीरी मंत्र मतलब जो स्पाइसेस है उसको बनाया गया है ब्रांड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर। तो ये 6 नाम है, याद रखना आपको, ठीक है। इस तरीके से पूरे इंडिया में बनाए जाएंगे।
ICMR रिकमेंडेशन ऑफ फॉर न्यूट्रिशन, मतलब हमें कितना दिन में कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये रिकमेंड करता है ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या करता है, रिकमेंड करता है कि आपको एक दिन में इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतने ग्राम आपको खाना है, फूड दिया है और यहाँ पर ग्राम पर कैलोरी आपको खाना है, ठीक है, ग्राम पर डे, जिससे आपको इतनी कैलोरी मिले। सीरियल जिसके अंदर न्यूट्री सीरियल शामिल है 240 ग्राम आपको लेना है, ये रिकमेंडेड है, आपको लेना ही है, ठीक है, रिकमेंडेड है। पल्सेस 90 ग्राम लेना है। मिल्क जो है वो 300 ml लेना है, दूध, वेज मिल्क या कट दही ले सकते हो, ठीक है। वेजिटेबल जो है आपको 350 ग्राम लेना है। फ्रूट आपको 150 ग्राम लेना है। नट और सीड जो है 30 ग्राम लेना है। फैट आप और ऑयल जो है 27 ग्राम लेना है। टोटल आपका 1187 ग्राम, ठीक है, 1187 ग्राम आपको दिन में, एक दिन के अंदर कंज्यूम करना है, इतना रिकमेंडेड है। ये तो रिकमेंडेड है भाई, अवेलेबल कितना है भारत के अंदर, आप भाई रिकमेंड है क्या वो आप खा सकते हो कि नहीं। मिल्क देखो 459 ग्राम पर डे, ml बोल सकते हो, 459 ml पर डे अवेलेबल है। ये 22-23 का डाटा है। अगर आप 21-22 पे जाओगे तो आपको मिलेगा 444, ठीक है, 444 मिलेगा डाटा, तो 459 अभी है। अंडे की बात करो तो आपको 22-23 में 101 नंबर, 101 अंडे जो है आपके लिए अवेलेबल है। इसके पहले था डाटा 95 21-22 में। फ्रूट का ये लास्ट डाटा है, ये कोई 21-22 नहीं है, 22-23 का नहीं है, जो लास्ट डाटा है 201, ठीक है, ग्राम पर डे। वेजिटेबल 328 ग्राम पर डे अवेलेबल है। फीस आपका 9.8 या 9.77 आप बोल सकते हो अवेलेबल है। पेडी आप बोल सकते हो 197 ग्राम अवेलेबल है। गेहूँ 183 ग्राम अवेलेबल है। सीरियल 462 ग्राम। अदर सीरियल 82.5 ग्राम। पल्सेस 44.9 ग्राम। टोटल फूड ग्रेन आप जो है 500, मतलब आधा किलो फूड ग्रेन पर डे आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी हो गई, ऊपर रिकमेंडेशन हो गया। बात करते हैं हम एग्रीकल्चर वेजेस, मतलब कृषि की में जो है मजदूर की बात हो रही है। तो एनुअल एवरेज डेली वेज रेट इन इंडिया, मेल और फीमेल को मिलाकर कितना जो है डेली मजदूरी यहाँ पर मिलती है, ठीक है, डेली मजदूरी की यहाँ पर बात की गई है इंडिया के अंदर, मेल फीमेल मिलाकर, एग्रीकल्चर के अंदर, फिर फील्ड लेबर के अंदर, नॉन एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर मतलब फील्ड लेबर जो एग्रीकल्चर में लगते हैं, तो मेल को 21-22 और 21-22 ही है, ठीक है। तो 364 रुपये एक व्यक्ति को मिलते हैं, मतलब मेल को मिलते हैं पर डे, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करो तो उसको मिलते हैं 304 रुपये एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। फील्ड लेबर है तो 382 मिलेंगे और फीमेल को मिलेंगे 310 रुपये, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों का एवरेज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवरेज कितना है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर एवरेज कितना है, ठीक है, मेल प्लस फीमेल मिलाकर एवरेज कितना है एग्रीकल्चर में लेबर का वेजेस, तो 334 रुपये। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे 334 आएगा। फील्ड लेबर का कितना है 346, और नॉन एग्रीकल्चर लेबर को मिलते हैं 535 रुपये। नॉन एग्रीकल्चर लेबर को 335 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर ड्राइवर जो है उसको मिलते हैं 481 रुपये पर डे, ठीक। ये डाटा है एग्रीकल्चर वेजेस का। हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर वेजेस। अब मजदूरी की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा कहाँ मजदूरी मिलती है और सबसे कम कहाँ मिलती है, मेल फीमेल दोनों को यहाँ पर हमने डिवाइड किया है। फील्ड लेबर की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा 835 रुपये पर डे मिलते हैं व्यक्ति को, एक मेल को, एक आदमी को 835 रुपये पर डे मिलते हैं फील्ड में काम करने का। और वहीं केरला के अंदर फीमेल को मिलते हैं 580 रुपये। इतना डिफरेंस है, लगभग 200, 250, 300 रुपये का डिफरेंस आ जाता है मेल फीमेल में, ठीक है। तो फील्ड लेबर में मेल फीमेल को केरला के अंदर 835 और 580, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है केरला के अंदर। आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर वेजेस सबसे ज़्यादा कहाँ हाईएस्ट का मिलता है, केरला के अंदर। सबसे कम छत्तीसगढ़ के अंदर मेल को मिलते हैं 260, फीमेल को मिलते हैं 188 रुपये। ये एवरेज डाटा निकाला जाता है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर लेबर की बात करें तो केरला में नॉन एग्रीकल्चर को 719 रुपये, फीमेल को मिलते हैं 612 रुपये। नॉन एग्रीकल्चर में सबसे कम गुजरात में है मेल को, और फीमेल को है छत्तीसगढ़ में 183 रुपये। क्लियर। एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड डाटा की बात करते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड डाटा जो है इसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी हमारा डाटा है, कुछ डाटा आपको कहाँ मिल जाएगा बच्चा, कुछ डाटा आपको मिल जाएगा लाइव स्टॉक सेंसस के अंदर, जो मैराथन क्लासेस में मेरी पढ़ी है, यूट्यूब पे भी है और ऐप के अंदर भी है, कोर्स के अंदर, ठीक है, जो फ्री कोर्स मैंने बताया मैराथन वाला उसमें। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 230 मिलियन टन है
22-23 का 2022-23 का जो टोटल मिल्क उत्पादन है 230.58 मिलियन टन। ये पीआईबी रिपोर्ट में दिया भैया, है ना। प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो में पुरुषोत्तम रूपाला जो इसके मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रिपोर्ट दी हुई है, आप भी जाके देख सकते हो। 230.58 मिलियन टन। इंडिया की रैंक फर्स्ट है वर्ल्ड में टोटल मिल्क प्रोडक्शन में। कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से, तो लगभग 4% आप बोल सकते हो। और पर कैपिटा कितनी अवेलेबिलिटी है हमने ऊपर पढ़ लिया, 459 ग्राम पर डे अवेलेबल है। यहाँ पर बात आती है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो ग्राम पर डे अवेलेबल है वो किस राज्य में है, तो आप देखोगे पंजाब में। पंजाब में 1283 ग्राम पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है दूध की। मतलब एक व्यक्ति के लिए पंजाब में लगभग 1200 ml आप बोल सकते हो, 1200 ग्राम या 1200 ml जो है दूध अवेलेबल है पंजाब में हर एक व्यक्ति के लिए। दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान। ठीक है, पर कैपिटा में पूछे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और अगर टोटल प्रोडक्शन में पूछे हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में बचा आएगा आपका यूपी, राजस्थान और एमपी। सबसे ज़्यादा मिल्क का उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी, राजस्थान और एमपी। 2022-23 का डाटा है बच्चा, ठीक है, 2022-23 का डाटा है। अगर आप 2021-22 पे जाओगे तो उसमें राजस्थान पहले नंबर पर था, फिर यूपी था, फिर एमपी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूपी पहले पे है, राजस्थान। ये भी रिपोर्ट आप देख सकते हो, पीआईबी रिपोर्ट में दिया हुआ है। आप सर्च करोगे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन पीआईबी रिपोर्ट तो आपको मिल जाएगा। एक प्रोडक्शन की बात करें तो एक प्रोडक्शन कितना है 22-23 के अकॉर्डिंग 138.38 बिलियन नंबर में है। थर्ड रैंक है इंडिया की एक प्रोडक्शन में, याद रखना कितनी है, थर्ड रैंक है। एक प्रोडक्शन एज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है 6.77%। और एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर 101 पर एनम अवेलेबल है, साल में 101 अंडे वो खा सकता है। ठीक है, हाईएस्ट एक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में है, फिर सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। क्लियर है बच्चा। हाईएस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कहाँ है, तो पर कैपिटा में भी आपका क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सेम है दोनों में। फिर आते हैं मीट प्रोडक्शन पे। मीट प्रोडक्शन टोटल कितना है बच्चा 2022-23 का 9.77 मतलब 9.8 मिलियन टन जो है मीट प्रोडक्शन हुआ है टोटल। इंडिया 8वें नंबर पर है मीट प्रोडक्शन में, नहीं इसको सुधार लेना, टोटल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया 5th पोजीशन पे है टोटल मिल्क में। अच्छा ठीक है, ये 8वें पर रहने दो। टोटल मिल्क प्रोडक्शन में जो है टोटल मीट प्रोडक्शन में इंडिया 5th पोजीशन पे। आगे और नीचे डाटा आएगा उसको पता चल जाएगा। ठीक है, और मीट प्रोडक्शन फॉर पोल्ट्री से देखो, ये पोल्ट्री से आ रहा 4.99 मिलियन टन, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 51.14% ऑफ टोटल मीट प्रोडक्शन। टोटल मीट प्रोडक्शन में लगभग 5 मिलियन टन तो किससे आ रहा है, पोल्ट्री से आ रहा है। ठीक है, अगर टोटल मीट प्रोडक्शन पूछा जाए, टोटल मीट प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक 5th है। अभी आगे नीचे और पता चल जाएगा, 5th 8th जो भी होगी नीचे पता चल जाएगा। हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन कहाँ होता है बच्चा, यूपी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ये भी पीआईबी रिपोर्ट से ही डाटा मैंने लिया है। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डालोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये डाटा, 12%, 11% और 11%। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा मीट प्रोडक्शन है। वूल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ऊन का 33.61 मिलियन केजी, 33.61 मिलियन केजी। और वून प्रोडक्शन में आप जाओगे, ऊन प्रोडक्शन में राजस्थान पहले पर है, जम्मू कश्मीर दूसरे पर, गुजरात तीसरे पर। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो भेड़ कहाँ पे, राजस्थान में। ओवैसी बात, राजस्थान पहले नंबर पर रहेगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर अभी पिछले 2-3 साल में लंपी स्किन डिजीज़ जो है देखने को मिली। मेरा एनिमल हस्बेंड्री वाली जो मैराथन है उसमें मैंने लंपी डिजीज़ कवर नहीं किया था, इस वजह से मैं यहाँ पर लंपी डिजीज़ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लंपी डिजीज़ आपको पता है ये क्या है, ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ है ये। ठीक है, स्पेशली कैटल में ये फैलती है। ठीक है, वाटर बफेलो और जो मवेशी है उसमें अंदर। वायरस किस फैमिली का है, तो पॉक्स वायरिडी फैमिली का है, और इसको नीदलिंग वायरस भी कहा जाता है। याद रखना, इसको नीदलिंग वायरस भी कहा जाता है। किंगडम इसका देख लो, फाइलम देख लो, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये नॉन जूनोटिक वेक्टर बोर्न ट्रांस बाउंड्री डिजीज़ है। ये याद रखना, नॉन जूनोटिक है। ठीक है, वेक्टर बोर्न है और ट्रांस बाउंड्री मतलब फैलेगी, ये एक से दूसरे में फैलती है, वायरस ओबेसी बात फैलेगा। इसका होस्ट रेंज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और ये किसको नुकसान पहुंचाती है, तो केटल और वाटर बफेलोस को। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 24 से 48 घंटे में उनमें क्या आ जाते हैं, छाले दिखने लग जाते हैं, जो बॉल्स है वो दिखने लग जाती है काप्स के अंदर, बच्चों के अंदर। सिम्टम्स क्या है, बाइसेफिक क्या था, बाइफेसिक फीवर आएगा, ARI स्वेलिंग ऑफ निम्स। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ
स्वेलिंग ऑफ लिम्स पे स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। ब्रिस्केट और जेनिटल्स पर स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। नोडुल्स ऑन स्किन, स्किन पर आपको बॉल्स दिखाई देने लगेगी। रिडक्शन मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वाटरिंग आइज, आँखों से पानी बहने लगेगा, ठीक है। लंपी डिजीज स्किन डिजीज इन कैटल, कैटल में जनरली मिलेगी। कैसे ट्रांसमिशन होता है? मैकेनिकली हो सकता है, आर्थ्रोपोड वेक्टर के द्वारा, जैसे बाइटिंग फ्लाई है, मॉस्किटो है, टिक्स हैं, इनके द्वारा, मतलब जो छोटे छोटे मच्छर्स होते हैं, टिक्स होते हैं, बाइटिंग्स जो फ्लाई होती है उनके द्वारा ये फैल सकता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का हो सकता है ये मिल्क से, नेजल सिक्रेशन से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, ब्लड लेक्रेमल सिक्रेशन से हो सकता है। फॉर एनिमल शेयरिंग फीडिंग एंड वाटरिंग, अगर आप एक एनिमल से दूसरे एनिमल में अगर उसको फूड या पानी वगैरह शेयर कर रहे हो तो फैल सकता है एक दूसरे से, ठीक है। इन्फेक्शन मदर टू काफ वाया मिल्क सिक्रेशन या मिल्क, ठीक है। मदर से काफ में कैसे जाएगा? मिल्क के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 वीक का है नेचुरल कंडीशन में और 7 से 14 दिन का है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। ट्रीटमेंट क्या क्या इसमें दिया जाता है आप देख लो। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है, एंटी हिस्टामाइन प्रिपरेशन ड्रग्स इसमें दी जाती है, पैरासीटामोल दिया जाता है। केस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक रेस्पिरेटरी स्किन इन्फेक्शन एंटीडोट दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। मल्टीविटामिन ओरल ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। सारा ट्रीटमेंट्स में दिया जाता है। प्रिवेंशन यही है, एनिमल को मूव जो है मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना है, अफेक्टेड एनिमल को अलग रखना है, सीधी सी बात है, ठीक है। पर्सन से, लोगों से दूर रखना है। वैक्सीनेशन इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा? तो वैक्सीनेशन इसके अंदर इशूड बाय DAH, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गॉट पॉक्स वैक्सीन किसके लिए? फॉर द कैटल एंड बफेलो के लिए, ठीक है। ICR नेशनल रिसर्च सेंटर एंड इक्वाइंस एट हिसार हरियाणा एंड इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर जॉइंट डेवलप्ड लंपी प्रो वैक्सीन, दोनों ने मिलकर लंपी प्रो वैक्सीन बनाई है। ये पूछा जा सकता है कि लंपी प्रो वैक्सीन किसके जॉइंट जो एफर्ट से बनाई गई है? तो अपना नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन हिसार में है और जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये बनाई गई है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये लंपी डिजीज़ मैंने वहाँ पर कवर नहीं की थी, एनिमल हस्बेंड्री मैराथन क्लासेस में, यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एट ए ग्लैंस 2022-23। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, है ना, और इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। एक बार सुन लिया है, एक बार पढ़ लेना, एक बार नोट से देख लेना, और भी जो छुटा हुआ मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो टोटल एरिया है बच्चा वो आप देख सकते हो कितना है, 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ के समथिंग, 1 करोड़ आप बोल सकते हो, 1 करोड़ 1,71,922 हेक्टेयर एरिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और टोटल प्रोडक्शन 29,72,295 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके अंदर जो है इंस्टीट्यू कंजर्वेशन और कल्टीवेटेड एरिया जो आ जाएगा ऑर्गेनिक और इन कंजर्वेशन वाला, दोनों ऑर्गेनिक और इन कंजर्वेशन वाला और वाइल्ड कलेक्शन वाला दोनों आ जाता है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है ना बच्चा और एरिया, इन दोनों में एक तो ये आता है और एक ये आता है, वाइल्ड कलेक्शन दोनों आता है। तो हाईएस्ट कल्टीवेटेड ऑर्गेनिक एरिया कहाँ पर है बच्चा? मध्य प्रदेश के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट कल्टीवेटेड ऑर्गेनिक एरिया कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर गुजरात। हाईएस्ट ऑर्गेनिक एरिया अंडर वाइल्ड कलेक्शन, जो जंगल से हम जो कलेक्ट करते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, वाइल्ड कलेक्शन की बात है। स्टेट वाइज हाईएस्ट प्रोडक्शन अंडर ऑर्गेनिक, अब ये तो एरिया हो गया, एरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, एरिया भी मध्य प्रदेश में, प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश के अंदर। कंट्री वाइज ऑर्गेनिक हाईएस्ट एक्सपोर्ट ड्यूरिंग, USA में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है होता है। इंडिया रैंक इन वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इंडिया की रैंक 6ठे नंबर पर है और पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक जो है लैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन टोटल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, टोटल ऑर्गेनिक प्रोड्यूशन में इंडिया फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया छोटा कंट्री है, एरिया कम है। ऑर्गेनिक स्टेट आ जाएगा आपका सिक्किम, लक्षद्वीप, मेघालय ऑर्गेनिक स्टेट के इसमें आता है। उत्तराखंड भी ऑर्गेनिक स्टेट में आ जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस करवाया था। क्लियर है? चलो, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये किसके अंदर आता है बच्चा? ये एपेडा के अंदर, किसके अंदर? एपेडा के अंदर काम करता है। और एपेडा के थ्रू ये क्या काम करता है? सर्टिफिकेशन देने का काम करता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ये काम करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और एपेडा के थ्रू ये काम होता है, ठीक है।
इतना ही आपको याद रखना है। क्या काम करता है? सर्टिफिकेशन बॉडीज़ है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रमोशन, ये सारा काम करता है। सर्टिफाई करेगा, प्रमोशन करेगा, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है, सारा काम इसका रहता है। ठीक, हाँ, इसका जो एक्सपोर्ट जोन है वो भी मैं ऐड कर दूंगा पीडीएफ के अंदर। इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर में इंडिया की क्या पोजीशन है। वीट प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पर है, राइस में हम सेकंड पे है, पहले पे चाइना ही है। टोटल सीरियल में हम तीसरे नंबर पर है, पल्स में पहले नंबर पर है, ग्राउंडनट में सेकंड नंबर पर है, रेपसीड मल्ट में चौथे नंबर पर है, शुगर केन में दूसरे नंबर पर है, कॉफ़ी में 9वें नंबर पर है, जूट में सेकंड नंबर पर है, टोबैको में हम सेकंड नंबर पर है, टी में हम सेकंड नंबर पर है, फ्रूट में सेकंड है, वेजिटेबल में सेकंड है, पोटैटो में सेकंड है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों में हम सेकंड पोजीशन पर हैं। गोट बफेलोज में हम, मतलब भैंस के जो आप बोलोगे है ना, जो लाइव स्टॉक है उसमें फर्स्ट पे है, गोट में हम फर्स्ट पे हैं, सीप में हम थर्ड नंबर पर है, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है हम सेकंड नंबर पर काफ़ी जगह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्शन में सेकंड पर है, मीट में फिफ्थ नंबर पर है। ठीक है, मीट में हम फिफ्थ पोजीशन पे है। नाइट्रोजन कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों बात आ गई। नाइट्रोजन का कंज्यूम भी करना और उसको उत्पादन करने में हम सेकंड नंबर पर है। फास्फोरस फास्फेट की बात करें P2O5 की, तो कंजप्शन प्रोडक्शन दोनों में हम सेकंड नंबर पर है। पोटास की बात करें तो सिर्फ कंजम्प्स करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन तो एमपी में होता ही नहीं है, टोटल हम इंपोर्ट करते हैं, तो कंजप्शन में चौथे नंबर पर है और प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ओनली कंजप्शन। तीनों को मिलाकर कंजप्शन प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पर है। तीनों का मतलब है कि पोटास तो छोड़ ही दो को मिलाकर, पर तीनों एक साथ बोला जाता है तो सेकंड नंबर पर। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड एग्रीकल्चर के अंदर मिले हैं 3-4 लोगों को, वो देख लो। श्री चेरुवयाल रमन साहब को मिला है, जो केरला के रहने वाले हैं। इन्होंने 35 इंडिजीनियस राइट वेराइटी को क्या किया है, कल्टीवेटिंग की इन्होंने, 35 इंडिजीनियस वेराइटी की। अच्छा, ये भी बात नहीं है, दूसरी बात ये है कि कोई इनसे ये इंडिजीनियस वेराइटी लेने आता है, खरीदने आता है और उसके बाद पैसा नहीं है तो उसको पैसे भी नहीं लेते। डजंट हैव मनी बट आस्क देम टू कल्टिवेट द सेम राइस एंड रिटर्न देम सीड टू हिम। वो बोलते हैं क्या कि आप इसको कल्टिवेट करो और सीड वापस मुझे दे दो, ये ठीक है, ऐसा ये बोलते हैं, इसके लिए इनको दिया गया। फिर नेक्राम शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। इन्होंने सिस्टम ऑफ नाउ अनाज मतलब नो अनाज, नो क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग के अंदर इन्होंने सेम पीस ऑफ लैंड पर उसी जगह पर इन्होंने नो अनाज को इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में लगाया, इसके लिए इनको मिला है। तालूराम उप्रेती, ये सिक्किम के रहने वाले हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग 8 दशक से, अब 8 दशक मतलब कि आप बोल सकते हो काफ़ी पुराने होंगे, 80 साल 85 साल के हो सकते हैं। पेडी फॉर अदर वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इन्होंने। ठीक है, और श्री पतियात साहू जो है उड़ीसा के हैं, इन्होंने लगभग 1.4 एकड़ फॉरेस्ट डेवलप कर दिया, लगभग 3000 मेडिसिनल प्लांट लगाकर, इनके लिए इनको दिया गया है। इरिगेशन रिलेटेड डाटा की बात कर लेते हैं आप। इरिगेशन रिलेटेड डाटा स्टार्टिंग में हमने देखा, नेट इरिगेशन एरिया वगैरह सब देख लिया था। यहाँ पर टॉप 3 स्टेट कवर्ड अंडर द माइक्रो इरिगेशन 2022-23 का देख लो। ड्रिप इरिगेशन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, एरिया देख लेना। ठीक है, हेक्टेयर में या 141 मिलियन हेक्टेयर कर सकते हो, 141 मिलियन हेक्टेयर कर सकते हो। आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पर है, 140 मिलियन हेक्टेयर कर सकते हो। स्प्रिंकल में राजस्थान पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। टोटल मतलब ड्रिप प्लस स्प्रिंकल में कर्नाटक पहले नंबर पर, राजस्थान सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और टोटल आप देख सकते हो 144 मिलियन हेक्टेयर एरिया, आप जो भी है 144 है या जो भी है, ये आपका क्या है टोटल माइक्रो इरिगेशन के अंदर। सबसे ज़्यादा जो है इरिगेशन शुगर केन में 96.4%, वीट में 95.7%, रेपसीड मस्टर्ड में 82.5% और राइस में 64.9% जो है एरिया इरीगेटेड एरिया अंडर क्रॉप। ठीक है, ये याद रखना। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, मेजर सोर्स क्या क्या है, ट्यूबवेल है, केनाल है, वेल, ट्यूबवेल को छोड़कर जो वेल है, कुएँ हैं, वो टैंक आ जाएगा, और अदर सोर्सेस, ये सब मिलाकर क्या है मेजर सोर्स है। सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स यहाँ पर ट्यूबवेल ही है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, हाईएस्ट एरिया अंडर केनाल इरिगेशन, केनाल इरिगेशन में सबसे ज़्यादा एरिया यूपी के अंदर है, फिर राजस्थान के अंदर, फिर तेलंगाना के अंदर, जहाँ पर नहर से इरिगेशन होती है। सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर, यूपी में है। ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ट्यूबवेल से भी अगर जाओगे आप तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। ठीक है, और इरीगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चा, तो यूपी, एमपी, राजस्थान, ये सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया यहाँ पर है, हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया। वैसे आप बोलोगे सर पंजाब में सबसे ज़्यादा इरीगेशन, भाई पंजाब छोटा स्टेट है, मतलब अगर समझोगे कई बार कंफ्यूज होता है। मान लो पंजाब में 1000 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, तो मान लो 1000 ही इरीगेटेड है, ठीक, लेकिन यूपी में 2000 हेक्टेयर ज़मीन है, 2000 में से 1500 हेक्टेयर इरीगेटेड है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यूपी में होगी। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि राज्य बड़े हैं, ये एरिया ज़्यादा है इनके पास। वाटर बॉडीज़ इन इंडिया,
तो मेजर रिवर बेसिन टोटल 20 है ना। कैचमेंट एरिया मेजर रिवर बेसिन का कितना है, इतना कैचमेंट एरिया है यहाँ पर। एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, BCM में दिया हुआ है, बाकी आप एनुअल प्रेसिपिटेशन आप बोल सकते हो, जो रेनफॉल है वो 1194 mm होती है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, तो 1545 मीटर क्यूब पर ईयर। इनलैंड का है हाईएस्ट लेंथ ऑफ रिवर एंड कैनाल, सबसे ज़्यादा रिवर की लेंथ और कैनाल की लेंथ कितनी है, लगभग 40 मिलियन किलोमीटर कुछ है ना, यूपी में है। स्मॉल रिजर्वियर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो MP में है। हाईएस्ट एरिया अंडर मीडियम एंड लार्ज रिजर्वियर महाराष्ट्र में है। और टैंक और पॉन्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, तेलंगाना में मिलेंगे। और ब्रेकिस वाटर सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में मिलेगा। हाईएस्ट एरिया अंडर टोटल इनलैंड वाटर आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डाटा हैं, आपको याद करना है, ठीक है। सब एक जगह केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड डाटा आपको मिलेगा लाख टन में, ठीक है। यूनिट देख लेना लाख टन और डाटा देख लो। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा कैसे बनेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया है, फर्टिलाइज़र के कंजम्पशन वगैरह बोला गया है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट कंजम्पशन किसका होता है, हाईएस्ट जो है कंजम्पशन, हाईएस्ट कंजम्पशन तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर फास्फोरस का और फिर पोटास का, है ना भाई। 194 है, 78 है, 25 है, ठीक। टोटल कितना ही है। हाईएस्ट प्रोडक्शन के कहाँ पर है सबसे ज़्यादा था, तो वहाँ भी NPK ही आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है 138, फिर फास्फोरस का, और इसका तो होता ही नहीं है। इंपोर्ट सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन पहले नंबर पर, फास्फोरस और फिर क्या आपका पोटास है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें टॉप स्टेट या कंजप्शन फर्टिलाइजर, तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन कौन करता है। यूनियन टेरिटरी पूछे तो पांडुचेरी और राज्य पूछे तो पंजाब, ठीक है 312। अगर यूनियन टेरिटरी यार कुछ नहीं पूछे कहाँ पर होता है तो पांडुचेरी लगाइए, स्टेट पूछे तो पंजाब लगाइए, यूनियन टेरिटरी पूछे तो पांडुचेरी लगाइए। दूसरे पर स्टार्ट है, तीसरे नंबर पर कौन है, हरियाणा है। एवरेज 145 kg जो है आ जाएगा, 145 kg पर हेक्टेयर। क्लियर है बच्चा। यहाँ भी आपसे कई सारी चीज़ें पूछा जाएगी। फर्स्ट नंबर पर पांडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, एवरेज कितनी ये आ जाएगा। दूसरा आपको 2022 में इतना रिकमेंडेड डोज मतलब कितना है, 421 है, लेकिन यहाँ पर कितना यूज़ कर रहे हैं अपन, 7.7 अनुपात 3.1 अनुपात 1 पर हेक्टेयर। कंजप्शन ऑफ टोटल फर्टिलाइजर 145 kg हो गया है। टॉप 5 स्टेट की बात करो, सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर पंजाब में, ठीक है। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के अंदर PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना चलाई गई थी, और भारत यूरिया और ऑल DAP सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ भारत DAP। जितने भी यूरिया DAP आ रहे हैं वो भारत DAP के नाम से बिकेंगे और आ भी रहे हैं। नैनो यूरिया वाला कॉन्सेप्ट है बच्चा, साइज रेंज 20 से 50 नैनोमीटर है। किसकी, नाइट्रोजन पार्टिकल की साइज़ रहेगी इसके अंदर, ठीक है 40,000 ppm के अंदर। नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में हम पत्तियों पर इसको स्प्रे करते हैं। और यूरिया की जो डिफिशियंसी हो रही है, यूरिया की जो दिक्कतें आ रही है उसको निपटने के लिए नैनो यूरिया कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसको ध्यान में आपको रखना है। इसकी प्राइस जो है 240 पर 500 ml बोतल पर आपको प्राइस देना पड़ेगा, 10% लेस हो जाएगा। 45 kg बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया, जो कन्वेंशनल यूरिया है उससे 10% आपको कम कर दिया जाएगा। स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट। अब स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी जो हुई है गेहूं की, सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीदी हुई पंजाब में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर हरियाणा में। 2324 का डाटा है, ठीक है, लाख मीट्रिक टन में है। और अगर राइस की बात करें लाख मीट्रिक टन में, सबसे ज़्यादा खरीदी हुई राइस की हरियाणा में, फिर पंजाब में और फिर तमिलनाडु में। क्लियर है, ये डाटा है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात करें, थोड़ा सा साउंड आपको एनिमल का सुनाई देगा बच्चा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे कंप्लीट करवाना है। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर 2023-24 का दिया गया है, 23 से लेकर 24 तक का। कितनी सब्सिडी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगी। और फाइनेंशियल आउटपुट लगभग 51,875 रुपये इसके लिए अलॉट किया गया था। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रिपरेशन, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका था, इसमें आप ये देख लेना क्या है कि 2070 तक का हमने टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो इमिशन कर लेंगे, इस गोल को अचीव कर लेंगे कि नेट जीरो प्लेज। एक जो कॉप की मीटिंग होती है ना, वहाँ पर अलग अलग देश लोग डिसाइड करते हैं कि जितना पॉल्यूशन हो रहा है इसको कैसे कम किया जाए। तो किसने क्या बोला था, हाँ USA ने बोला कि हम 2030 तक नेट जीरो कर लेंगे, चाइना ने बोला हम 2050 तक नेट जीरो कर लेंगे, और जो इंडिया है उन्होंने बोला हम 2070 तक नेट जीरो इमिशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, हाँ आपको काफ़ी साउंड सुनाई दे रहा होगा ना बाहर का एनिमल का, तो एडजस्ट कर लेना यार बच्चा, क्या करें, शाम का टाइम हो रहा है और मेरे घर पे तो मैं फार्मर फैमिली से हूँ और गाय भैंसे तो मेरे यहाँ है ही सही, है ना। तो वो अपनी माँ का वेट कर रही है, इसलिए
इतनी सारी आवाज़ निकाल रही है, ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं माँ के लिए, वैसे वो चिल्ला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेट जीरो इमिशन का टारगेट रखा गया था, दिया गया था सबको कि कब तक आप अपने जो कंट्री में जो पोल्यूशन हो रहा है या जो कार्बन का इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का या जो भी है, उसको कब आप जीरो कर सकते हो। तो वो 2070 भारत ने रखा है। 40% उन्होंने इलेक्ट्रिक कैपेसिटी वाले नॉन फॉसिल फ्यूल को इस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा 2030 तक। ये सारी यहाँ पर चीज़ें दी गई है ना, ये मैंने पहले भी डिस्कस की थी जब मैराथन करवाई थी तब भी। ठीक है, इसके लिए कई सारे मास मूवमेंट वगैरह चलाए जा रहे हैं। मेन चीज़ें इन्वायरमेंट एक्ट, ये कई सारे एक्ट हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो आपको पता होने चाहिए। वाटर एक्ट है 1974 में आया था, एयर एक्ट 1981 में आया था, इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 में आया था, कई एग्जाम में पूछा हुआ है इन्वायरमेंट एक्ट के बारे में, याद रखना ये। डिजास्टर एक्ट 2005, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 में आई थी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में आया था, ई वेस्ट रूल्स 2016, और हेजार्डियस एंड अदर वेस्ट जो है ये भी 2016 में आया था। वेटलैंड रूल्स आया था 2017 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बिल पास हुआ था 2023। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड कंजप्शन सिनेरियो पर। पेस्टिसाइड कंजप्शन में सबसे ज़्यादा अगर कौन सा स्टेट जहाँ पर पेस्टिसाइड कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है तो यूपी, फिर महाराष्ट्र और पंजाब। पर हेक्टेयर पूछा जाए कि पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंजप्शन कहाँ होता है तो पंजाब में। बायोपेस्टिसाइड का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में बायोपेस्टिसाइड का। हाईएस्ट कंज्यूम करने वाली इंसेक्टिसाइड कौन सी है, क्लोरोपाइरीपास, जो टर्माइट मारने का काम करती वीट के अंदर। ठीक है, हाईएस्ट कंज्यूम्ड फंजीसाइड सल्फर फंजीसाइड है, इसके बाद मेलाथियन आता है। हाईएस्ट कंज्यूम्ड हर्बिसाइड 2,4-D है। हाईएस्ट कंज्यूम्ड बायोपेस्टिसाइड जो है सूडोमोनास फ्लोरोसेंस है। केमिकल पेस्टिसाइड कंजप्शन सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का कंजप्शन होता है, फिर फंजीसाइड का होता है, फिर विजीसाइड का होता है, फिर रोडेंटिसाइड का होता है और फिर पीजीआर का होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का होता है। ग्लोबली अगर रैंक देखें इंडिया की पेस्टिसाइड कंजप्शन में 12 है। मोस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग एग्री प्रोडक्ट कॉटन है, फिर वेजिटेबल है, फिर वीट है। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का कंजप्शन होता है। एरिया अंडर पेस्टिसाइड की बात करो, टोटल एरिया कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर है। केमिकल पेस्टिसाइड 108 मिलियन हेक्टेयर पर यूज़ होता है, बायो पेस्टिसाइड 15.6 मिलियन हेक्टेयर पर होता है। बहुत केमिकल एंड बायो पेस्टिसाइड की बात करें एक साथ आएगा 21.2 मिलियन टन, ये एक साथ यूज़ होता है। सोर्स आपको दिया गया है। मिसलेनियस कुछ पॉइंट है, ये आपको देखना है। इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है 40 करोड़ लीटर टू 340 करोड़ लीटर इन जस्ट 7 ईयर में। और इथेनॉल का क्यों सबसे ज़्यादा, नितिन गडकरी जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, ताकि जो हम पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल का यूज़ करके जो पेट्रोल की कॉस्ट से हम कम कर सकते हैं। ये टारगेट 25% का रखा गवर्नमेंट इंडिया इस 25% बाई 10% जो है मिलाने का। अभी क्या इथेनॉल 10% हम यूज़ करेंगे, कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, 2025 तक 25% करने का टारगेट इन्हें रखा है पेट्रोल के साथ मिलाने का। कुछ नई स्कीम से बचा, बायो इनपुट रिसोर्सेस ये स्कीम है, मिस्टी नई स्कीम है, अमृत धरोहर नई स्कीम है। ठीक है, गोवर्धन नई स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इन्होंने लगाए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है। न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये कुछ स्कीम्स नहीं है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, और इन स्कीम आपको अलग से नोट्स भी दे दिए गए हैं, स्कीम को याद रखना। मोबाइल ऐप है जैसे किसान सुविधा, इफ्को किसान एग्रीकल्चर, कृषि मित्र है, पशु कृषि है, पुषा कृषि है, एग्री ऐप है, क्रॉप इंश्योरेंस है, खेती बाड़ी है, एग्री मार्केट है, और ये सारे रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने डाटा लिए हैं। तो बच्चा ये जो मैंने पूरा पढ़ाया ये काफ़ी स्पीड से पढ़ाया, हालांकि मुझे सिर्फ रीड ही करना था, आपको पढ़ना है, याद करना है, सारा डाटा ही है, पूरा रटना ही है आपको। मैंने जस्ट रीड किया है, 1 घंटे के अंदर लगभग अपन ने ऑलमोस्ट 26 पेज को हमने पढ़ा है। वैसे पढ़ाने वाले तो इसको 3-4 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में बातें करना, ये करना, वो करना, ऐसा वैसा मैंने कुछ नहीं किया। सीधे जो भी चीज़ें थी एक्सप्लेन कर दी आपके सामने। पढ़ना, जो चीज़ें नहीं है वो मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 1 आध 2 4 जो भी आएंगे आपसे बन जाएंगे। क्लियर है। और इसमें कुछ अगर आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक्स हो गई है डाटा से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो मैसेज डाल देना, पिन कर देना सही वाला डाटा, ये मुझे बता देना, मैं चेक करके उसको सही कर दूँगा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।